गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 12th क्लास के इतिहास के चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। ये इस चैप्टर की मेरी सेकंड वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखेंगे, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर सेकंड क्वेश्चन है मेरा, मोहनजोदड़ो में कुओं की लगभग संख्या कितनी संख्या थी? कुएं कितने मिले थे? तो उसका उत्तर है 700। कितने मिले थे? 700। फिर है हड़प्पा वासी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पा वासी सोना दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। फिर है मेरा क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थान तांबे का स्रोत था? किस जगह से उन्हें तांबा प्राप्त हुआ था? तो उत्तर है इसका खेतड़ी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है मेरा, हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस प्राचीनतम सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे? हड़प्पा सभ्यता के किन प्राचीनतम सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे? तो इसका आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। किस सभ्यता से थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर है हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती। किस तरह से? दाएं से बाएं। हड़प्पा सभ्यता के बाटों का आकार कौन सा कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता के बाटों के आकार, जो बाट पाए जाते थे जिसे नापा तोला जाता था, वो घनाकार थे। फिर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक के सबसे पहले डायरेक्टर कौन थे? तो सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम। कौन थे? कनिंघम। तो ये है मेरे आज के क्वेश्चन जो एक एक नंबर के हैं। फिर अगला मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाला कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या 375 से लेकर 400 तक थी। हड़प्पा की सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी? तो सबसे विशिष्ट पुरातत्व वस्तु क्या थी? मोहर थी। क्वेश्चन है अगला, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के बारे में हमें बताना, संक्षिप्त जानकारी देनी है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तुएं जो मानी जाती है वो मोहरें मानी जाती हैं। ये खेलसड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती है और इन मोहरों पर सामान्य रूप से किसके चित्र लगे होते थे? जानवरों के। और एक ऐसी लिपि चिन्हित थी, उत्कीर्ण थी, जिसे अभी तक के पढ़ा नहीं जा सका। तो ये जो मोहरें थी, जो समय यूज़ होती थी, किससे बनाई जाती थी? सेलखड़ी नामक पत्थर से। और जानवरों के चित्र अंकित थे, लिपि लिखी जाती थी, लेकिन उसे अभी तक के कोई पढ़ नहीं सका। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन कौन सी पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें जानकारी मिली? किस तरह से हमें उसकी जानकारी मिली है? हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी उस समय बसे लोगों द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरातत्व वस्तुएं, पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है। इनसे उनके जैसे कि आवास है, मृद भांड है, औजार है, आभूषण है, बाट है, मोहरें आदि शामिल है, जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है। फिर मैंने बताना है आपको कि हड़प्पा पूर्व की बस्तियों की क्या विशेषता थी। हड़प्पा पूर्व की बस्तियां बड़ी छोटी होती थी और इनमें बड़ी संरचनाएं नाम मात्र की थी। इनकी अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली थी। इसमें कृषि तथा पशुपालन भी प्रचलित था और लोग शिल्पकारी भी किया करते थे। तो ये थी हड़प्पा पूर्व की बस्तियों की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंचाई के अन्य साधन कौन कौन से थे? तो हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के जो नहरों के अवशेष जो हैं, अफगानिस्तान में शोतुघई नामक पुरास्थल से मिले हैं। और सिंचाई के अन्य साधन थे, किस किस चीज़ों से वो लोग सिंचाई करा करते थे? नंबर 1 कुओं से प्राप्त जल और नंबर 2 जलाशयों में एकत्रित जल। जो इन दोनों चीज़ों से वो सिंचाई किया करते थे। फिर मैंने आपको बताना फायांस क्या होता है। इनसे बने छोटे पात्रों को कीमती क्यों माना जाता है? फायांस यानी बालू यानी घिसी हुई रेत से रंगा हुआ किसी चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से बना हुआ पदार्थ होता है। इसमें बने छोटे पात्रों को इसलिए कीमती माना जाता है क्योंकि इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा कठिन था, इसलिए इसको क्या नाम कहते हैं, कीमती माना गया है। दूसरे, ये बहुत कम मात्रा में मिले हैं, इसलिए फाइनेंस इन्हें विलासिता की वस्तुओं में भी शामिल किया जाता है। तो ये थे फाइनेंस। फिर मैंने आपको बताना है पुरातात्विक हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाया जाता है? वे कौन सी विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है? तो पुरातात्विक हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता कई प्रकार से लगाया जाता है। इसके निम्नलिखित कारण, नंबर 1 तो शवाधान। जो शवाधान है, शवाधान में मृतकों को दफनाते समय उनके साथ में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी जाती थी। अगर क्या नाम ये वस्तुएं बहुमूल्य भी होती हैं, साधारण भी होती है, तो हड़प्पा स्थलों में जिन गर्तों में शवों को
मतलब कि दफनाया गया, वहाँ से जब खुदाई हुई तो भी इस विभिन्नता के बारे में पता चलता है कि वहाँ पे किस तरह की कीमती या साधारण वस्तुओं को रखा जाता था। तो अगर क्या नाम कहते हैं बहुमूल्य वस्तुओं की मिली है तो मजबूत आर्थिक स्थिति होगी शवाधान, अगर खुदाई करके मिली, जबकि साधारण वस्तुएं मिलती हैं तो साधारण आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तो इस प्रकार शवाधान से पता चलता था कि मृतक क्या है, वो अमीर परिवार से संबंधित था या गरीब परिवार से संबंधित था। फिर है विलासिता की वस्तुएं। यह सामाजिक विभिन्नता को पहचानने की एक अच्छी विधि है। पुरातात्विक इन्हें मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलासिता की वस्तु में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में जो उपयोग में आती हैं वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहले वर्ग में इसमें पत्थर अथवा मिट्टी के साधारण बर्तनों को आसानी से बनाया जाता है। इसमें चक्कियाँ हैं, मृद भांड है, सुइयाँ हैं आदि सम्मिलित है। ये वस्तुएं प्राय सभी वस्तुओं में मिलती हैं, सभी वस्तुओं में। जहाँ ये सारी जगह आसानी से मिल जाती है तो ये साधारण उपयोग की वस्तुएं होती हैं। पुरातात्विक उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो बहुत कम दुर्लभ हो, महंगी हो या स्थानीय स्तर पर ना मिलकर अलग कहीं पे कहीं कुछ स्थानों पर मिली हो या जटिल तकनीकों से बनी हो। इस दृष्टि से फायांस के छोटे पात्र कीमती माने जाते हैं क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था और जिन वस्तुओं में ऐसी कीमती वस्तुएं मिली है वहाँ के समाजों का स्तर भी अपेक्षाकृत ऊंचा रहा होगा। तो इसलिए अगर मुझे हड़प्पाई सभ्यता के लोगों का सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं को पता लगाना है तो किससे पता लगाएंगे? शवाधान से और विलासिता की वस्तुओं से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोगों के निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे, यानी वो अपना जीवन यापन किस तरह करते थे। हड़प्पाई सभ्यता के लोगों के निर्वाह के मुख्य तरीके निम्नलिखित थे। वे लोग कई प्रकार के पेड़ पौधे तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। इसमें मछली भी शामिल थी, ठीक है। और कृषि से प्राप्त उनके अनाजों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल आदि शामिल थे। इन अनाजों के दाने कई हड़प्पा सभ्यताओं से मिले हैं। लोग बाजरा और चावल भी खाया करते थे उस समय। बाजरे के दाने कहाँ मिले? गुजरात के स्थलों में मिले हैं। चावल का प्रयोग करते हैं, कम करते थे क्योंकि चावल के दाने कम मिले हैं, ठीक है। और वे जिन जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे इनमें मवेशी होते, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर शामिल थे। ये सभी जानवर पालतू थे। फिर हैं उन्होंने वरहा, जिसे सूअर भी कहा जाता है, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। ये सभी जानवर क्या थे? जंगली थे। परंतु ये पता नहीं चल सका कि इन जानवरों के शिकार वो स्वयं करते थे अथवा इनका मांस अन्य शिकारी समुदायों से प्राप्त करते थे। कुछ पक्षियों की हड्डियां भी मिली है, वे उसका भी वो मांस खाते थे। तो जिन जिन चीज़ों को पता चला है, अवशेषों के द्वारा पता चलते हैं कि वो किस चीज़ का प्रयोग ज़्यादा उपयोग करते थे अपने खाने पीने में। फिर अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय क्यों कहा जाता है, अथवा हड़प्पा लिपि पे एक संक्षिप्त नोट लिखना है। तो इसका आंसर है, ये लिपि वर्णमालीय नहीं थी, चित्रमय थी, यानी चित्रों के माध्यम से दिखाई है। चिन्हों की संख्या कितनी थी? 375 से लेकर 400 के बीच थी, जो बहुत ज़्यादा है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं और चौड़ा अंतराल और बाईं और संकुचित लिखते समय बाईं ओर कम स्थान हो गया है। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पाई लोगों की जो क्या नाम कहते हैं ये लिपि थी वो कहाँ कैसी थी, वो हमेशा दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसके बाद है कि ये लिपि जिन भी अन्य वस्तुओं पे भी लिखी हुई है, जैसे मोहरे, तांबे, औजार, मर्तबान, आभूषण, मिट्टी की लघु टिक्काएँ और जो कई चीज़ें नष्ट भी हो सकी हैं उन पे भी लिखा गया है। इसका अर्थ ये है कि वहाँ पे साक्षरता व्यापक थी, अर्थात उस समय के वो लोग जो उस समय भाषा चलती थी वो काफ़ी हद तक जानते भी थे। अब इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की बाट प्रणाली की विशेषताओं को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की किस प्रकार की बाट प्रणाली का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय के लिए बाटों की सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली प्रचलित थी। ये बाट किससे बनाए थे? चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये घनाकार होते थे, जिसे क्यूबिक भी कहते हैं। यह भी किसी तरह के निशान से रहित होते थे। इन बाटों के निचले मापदंड द्विआधारकारी यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि यानी 12,800 तक थे। इसके छोटे बाटों का जो प्रयोग संभवतः आभूषण मनकों को तोलने के लिए किया जाता था और धातु से बने जो तराजू के पलड़े भी मिले हैं कि जिन पे कोई चीज़ों को तोला जाता था।
तो ठीक है, तो ये थी हड़प्पा सभ्यता की बाढ़ प्रणाली की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना उच्च कोटि की थी। नगर एक योजना के अनुसार बनाए जाते थे। नगरों की गलियां, सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थी। सभी सड़कें एक दूसरे को किस पे काटती थी? समकोण पे काटती थी और ग्रिड पद्धति द्वारा बनाई गई थी। किस पद्धति द्वारा बनाई गई थी? ग्रिड पद्धति द्वारा बनाई गई थी। शासक वर्ग के लोगों के मकान दुर्ग थे, जबकि साधारण लोगों के मकान के नीचे की भूमि थे। यानी शासक वर्ग के लोगों के मकान दुर्गों पर, ऊंचाई पर थे, और जबकि साधारण लोगों के मकान नीचे की भूमि पर रहते थे। मकानों में खिड़की और दरवाज़ों की भी व्यवस्था थी। तो ये था मेरा फर्स्ट चैप्टर इतिहास के क्वेश्चन आंसर का वीडियो। आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताना। धन्यवाद।